हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप जेई मेन में हाई स्कोर करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखना। आज हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे और प्लान सिंपल है। हम लोग स्टार्ट करेंगे शॉर्ट नोट्स के साथ, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सब डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग जेई मेन 2025 के पीवाईक्यू करेंगे, जिसमें कहां पे ट्रैप्स हैं और क्या फास्टेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव मेथड है वो हम डिस्कस करेंगे। सो कॉपी पेन रेडी कर लो, टाइम वेस्ट करे बिना लेट्स स्टार्ट विद दी। इस पॉइंट पे मतलब आप पॉज करके वीडियो को इस क्वेश्चन का सलूशन खुद से वर्कआउट करने की कोशिश कर सकते हैं, फिर इसके बाद इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने भी करा है क्वेश्चन घर पे। अब इसमें आपको क्या लग रहा है कि सबसे ऑप्टिमम अप्रोच क्या रहना चाहिए? लॉजिक अगर आप देखो, अब ये किस कैटेगरी में जा रहे हैं हमारे, इसको अगर शॉर्ट नोट से रिलेट करें, उस तरह का सोल्यूशन जिसमें आपका, अब ये नॉन रिएक्टिंग है ना, ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है जिसमें आप एसिड में आप बेस ऐड कर रहे हो और एंड में आपके कुछ एक्सेस मोल्स किसी के रह जाए। तो सिंस ये नॉन रिएक्टिंग है, इसमें हम डायरेक्टली कौन सा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अपना? ठीक है, वी कैन यूज द इक्वेशन कौन सी, m1v1 प्लस m2v2 गिव्स m3v3, ये चीज। तो इसके आगे की कैलकुलेशंस किस तरीके से दिखाई देंगी फिर? ठीक है, अब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम मान लें कि x मोलर बन रही है, तो इक्वेशन x के टर्म्स में कैसे दिखाई दे रही है आपका? 20 ml इंटू आपका ये 2 मोल्स पर लीटर। यहां से मोल्स आ जाएंगे आपके पहले सोल्यूशन में से NaOH के, प्लस सेकेंड सोल्यूशन में से कितने मोल्स आ रहे हैं? 400 ml इंटू 0.5 को आधा लिख लेते हैं, हाफ मोल्स पर लीटर। ठीक है, इज इक्वल टू आपका, अब फाइनली जो सोल्यूशन बन रहा है उसकी वॉल्यूम कितनी रहेगी? सिंपली 20 प्लस 400, तो ये 420 ml इंटू x मोल पर लीटर। और ये यूनिट सिमेट्रिकली है, दोनों साइड पे सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो ऐसे में अगर हम देखें x की वैल्यू कितनी आ रही है आपका, ये 40 प्लस आपका ये 200 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये 420 इस तरीके से। तो क्या कैलकुलेशन आ रही है फाइनली? 24/42, 12/21। यहाँ पे आपको एक सिंपली लॉन्ग डिविजन परफॉर्म करना पड़ेगा। इसमें कितनी बार आ जाएगा? 7 बार। इसमें कितनी बार आ जाएगा? एक बारी। थर्ड डेसिमल प्लेस पे हम रुक सकते हैं, क्योंकि हमको आंसर फाइनली कैसे देना है? 10⁻⁻² के टर्म्स में। तो क्या हो जा रहा है अपना नंबर? 57.1, और या तो नियरेस्ट इंटीजर जो मांगा है तो सिंपली 57 इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इस पॉइंट पे पॉज करके आप इसका आंसर खुद से निकाल सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन करा था आपने, इसमें क्या लग रहा है लॉजिक? ठीक है, अब वो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पे हम आते हैं, वो चीज भी कंसिडर कर लेंगे, बट इसेंशियली तो क्या है आपको कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो गिवन है उससे आप एटलीस्ट फॉर्मूला आप इसका डिटरमिन कर सकते हो। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है, तो खाली एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं आएगा, आपका पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही आ सकता है। तो इसकी वर्किंग अगर हम इस तरीके से करें, ठीक है, अब स्टार्टिंग में हम एक चीज क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में कन्वीनियंटली, इंस्टेड ऑफ टेकिंग आपका 100 ग्राम्स ऑफ द कंपाउंड, सिंपली क्या ले लें? 1 मोल, बिकॉज मॉलिक्यूलर मास तो पहले ही पता है, तो ये 1 मोल में मास कितना आ गया? 80 ग्राम। अब क्या इसमें स्प्लिट लगा सकते हैं हम, जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन गिवन है? अगर कार्बन इसके अंदर 90% है और ये हाइड्रोकार्बन है, मतलब इसके अंदर और खाली क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन। कितना होगा वो? 10%। तो ये वाले फिल इन द ब्लैंक्स हम कर सकते हैं इसमें। कार्बन का मास आ कितना रहा है? 90% ऑफ 80 कितना हो जाएगा?
72 ग्राम्स, वेराज रिमाइंडर इसमें कितना हो गया 8 ग्राम हाइड्रोजन। पर इसको मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए इनके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। तो 72 को जब हम डिवाइड करेंगे 12 से, इसको 1 से, तो कार्बन के मोल आ कितने जा रहे हैं 6, हाइड्रोजन के मोल आ कितने जा रहे हैं 8, ये चीज। और अब ये इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया है। 6 मोल कार्बन आइटम और 8 मोल हाइड्रोजन आइटम आ रहे हैं इसी कंपाउंड के 1 मोल में से। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन क्या गया C6H8। लेकिन अगर हम देखें सैचुरेटेड कंपाउंड होता विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स ही, तो अगर आप सैचुरेटेड में ये फंडा यूज करो CnH2n+2, तो 6 कार्बन के साथ होने कितने चाहिए थे हाइड्रोजन, आइडियली 14 होने चाहिए थे। तो हेंस आपका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, या फिर कुछ लोग इसको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बुलाते हैं, किस तरीके से निकाला जाता है, हाइड्रोजन एटम्स का हम डिफरेंस देखते हैं। फॉर एवरी अनसैचुरेशन, जितनी बार मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड बनता है या कोई रिंग क्लोजर होता है, रिंग कंप्लीट होती है, आपके फॉर्मूला में से 2-2 हाइड्रोजन आइटम कम होते जाते हैं हर बारी। तो यहाँ पे कितने कम हो चुके हैं, 2-2 हाइड्रोजन आइटम कितनी बार कम हो चुके हैं, 3 है यहाँ पे आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इस कंपाउंड के अंदर हो सकता है 3 आपके डबल बॉन्ड हो, ठीक है, रिंग्स हो सकती हैं। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो कितने अनसैचुरेशन से कॉरेस्पॉन्ड करेगा, डायरेक्टली 2 अनसैचुरेशन से। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये रहा। यहाँ पे आप इसको पॉज करके समझ सकते हो, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, इसमें ऑप्टिमम अप्रोच आप लोगों को क्या लगी? ये क्वेश्चन जो एक्चुअली होते हैं आपके परसेंटेज कॉम्पोजिशन एम्पेरिकल फॉर्मूला ये सब कुछ, स्कूल लेवल तक तो ठीक है जहां आपका सब्जेक्टिव एग्जाम है, पर जब कंपेरेटिव एग्जाम आता है जहां आपका एमसीक्यू है, ये क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि अगर आप सारे ऑप्शंस में स्टार्टिंग में ही अगर आप मॉलिक्यूलर मास ही देखना शुरू करो, तो बहुत बार ये होता है कि चारों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास जो गिवन है उतना आ ही नहीं रहा होता है। लेट्स से यहाँ पे जो पहला ही एग्जाम्पल है, इसी को अगर आप स्टार्ट कर लो, तो मॉलिक्यूलर मास बन कितना रहा है, कितना आ जा रहा है ये 48 प्लस 9 आपका 57 प्लस आपका 48, अगर आप करो यहाँ पे 105 बन जा रहा है कुछ। तो इट इज क्लियरली नॉट इक्वल टू 132, ये तो हमारा कंपाउंड हो ही नहीं सकता है। इसके साथ साथ अगर आप देखो 4 कार्बन वाला एक और पड़ा है ये, पर इसमें तो और मटेरियल कम है, और हाइड्रोजन कम है, और ऑक्सीजन कम है, तो ये वाला भी गारंटीड नहीं रहा होगा। तो इस बेसिस पे आप देखो इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको अगर डायरेक्ट आप यहां से कंपेयर करो, तो आपके ऑक्सीजन भी मोर और लेस फ्रोजन है, आपका खाली डिफरेंस कहाँ है, 2 कार्बन आइटम ऐड हुए हैं और 3 हाइड्रोजन आइटम ऐड हुए हैं। इसमें 2 कार्बन ऐड करोगे तो क्या आएगा, ऐसे 3 हाइड्रोजन ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये बन जा रहा है। तो ये पॉसिबली वो कंपाउंड हो सकता है। और अगर ये वाला है तो अब दिख रहा है कि ये वाला तो इम्पॉसिबल है, जहां ऑक्सीजन भी आपने इतने बढ़ा दिए, ये होने ही नहीं वाला था। तो इस तरह के क्वेश्चंस में पहले मॉलिक्यूलर मास भी चेक कर लिया करो, बाकी सारी चीजें बाईपास हो जाती हैं, इन सब वैल्यूज के साथ डील करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। अब इस क्वेश्चन के लिए क्या लग रही है अप्रोच ऑप्टिमम आपको, बताओ। अब देखो एसेंशियली तो हुआ क्या है कि कुछ आपके पास सैंपल था, उसमें से कुछ मटेरियल आपने रिमूव कर दिया, एंड एंड में इतना बच गया। तो उस बेसिस से पे आपको ये स्टार्टिंग पॉइंट बताना है जो अननोन था। पर इंटरेस्टिंग चीज इसमें दिख रही है कि हर चीज के यूनिट्स अलग अलग दे रखे हैं, इसका मास दे रखा है, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, इसके मोल्स दे रखे हैं। तो यूनिट कन्वर्जन वाला खेल है यहाँ पे जस्ट मुश्किल। अब चॉइस क्या रहेगी, अगर सबको मेरे को यूनिफाई करना है, एक ही यूनिट में लाना है, तो वो क्या, कौन सा यूनिट रहना चाहिए? ऑप्शंस देखते हुए हम क्वेश्चन को आंसर करेंगे। तो सिंस हमारे सारे ऑप्शंस मिलीग्राम्स में हैं, तो इट वुड बी अ गुड आइडिया कि अगर हम ये मॉलिक्यूल्स और ये मोल्स भी अगर सब कुछ पहले मिलीग्राम्स में ही कन्वर्ट कर दे,
तो डायरेक्ट हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखो इस तरीके से कैलकुलेशन आपकी फिर दिखाई देगी। इनिशियली जितना CO2 है उसमें से जितना आपने रिमूव कर दिया इस गिविंग जितना फाइनली बचा है। स्टार्टिंग में सारे यूनिट अलग अलग है, पर अगर इनको कन्वर्ट करना चाहें, इस चीज को मैंने जस्ट दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया है, वहां पे जाके वो ऐड हो गया है। तो इन मोल्स को अगर मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, मोल्स से मास में ले जाने के लिए एटॉमिक मास से, बट 12 ग्राम के बजाय कितना ले लूं, 12,000 मिलीग्राम कार्बन के। ठीक है, तो ये चीज भी आ गया मिलीग्राम में। सिमिलरली यहाँ आप अगर आप देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से पहले उसको अगर मैं मोल में ले जाऊं एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके, और फिर दोबारा किससे मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, इस मास से, तो अगेन आई एम लेफ्ट विद मास। और अब मैं डायरेक्टली ये इक्वेशन सॉल्व कर सकता हूँ RHS पे जो है टू गेट वैल्यू ऑफ एक्स। तो कितना आ जा रहा है इसका, 10⁻³ तो ये इससे कट जाएगा, तो क्या बच रहा है 2.8 का 12 टाइम्स, प्लस यहां से क्या आ रहा है हमारे पास, दिस विल बी, इसको 1/600 लिख दें इस पोर्शन को, मल्टीप्लाइड बाय 12,000, तो कितना बन रहा है, कितना 20। तो इस बेसिस पे दिख रहा है आंसर, कौन सा ऑप्शन आ जा रहा है अब इसमें, बताओ। 2.8 को 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या बन जा रहा है 28 प्लस 5.6 और प्लस यहाँ से 20, तो क्या बन जा रहा है 48 5.6, ऐसा सा ऑप्शन है, 53.6 वाला नहीं है। अच्छा, ये चीज क्या डिफरेंस आ गया कैलकुलेशन में, और इस पोर्शन में ठीक है, यहां से एक चीज क्या कर सकते हैं, 44 आप कॉमन उठा सकते हो, प्लस आपका 10/6 को क्या लिख दें, ये देखो अब रिजॉल्व हो जा रहा होगा, 44 इंटू 4.67 इस तरीके से। ठीक है, तो अब मैच हो जा रहा है ऑप्शन से, कौन सा वाला आ रहा है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ये वाला क्वेश्चन करा था, क्या लॉजिक लग रहा है इसमें। अब देखो परसेंटेज कॉम्पोजिशन वाले जो दे रखे हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, इसको पहले इस तरीके से लिख लेते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड आप कंबस्ट कर रहे हो, ऑक्सीजन के साथ उसको कंबाइन कर रहे हो, तो लेट से ऑर्गेनिक है, उसके अंदर कार्बन तो रहा ही होगा, वो सारा CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन आइटम्स रह सकते हैं। अब इसके अलावा और आइटम्स भी रह सकते हैं, इसमें ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन, हैलोजेंस वगैरह वो सारी चीजें। पर ये चीज श्योर है कि हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जा रहा होगा सारा, H2O, ये चीज। तो H2O का हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा गिवन है, एक हमको ये चीज पता है और एक ये। तो पहले तो वाटर जो प्रोड्यूस्ड है मास, उसका हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं मोल्स में, जैसे कि बोला था इस चैप्टर में कि ग्राम से मोल्स में बस ऑसिलेट करते रहते हैं। यहाँ पे पानी का क्या मॉलिक्यूलर मास कितना डाल लें, 18, तो आपके पास ये चीज बन जाएगी। इसको फर्दर अगर सॉल्व कर ही ले तो क्या आ रहा है, 1/20 आ जा रहा है, या फिर सिंपली 0.05 मोल।
अब हर वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन आइटम है कितने प्रेजेंट? तो हाइड्रोजन के आपके मोल कितने हो जा रहे हैं? इससे डबल, 0.1 मोल। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, मास कितना हो जाएगा ड्यू टू हाइड्रोजन? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? सिंपली 1। तो इट इज 0.1 ग्राम्स। अब ये जो 0.1 ग्राम है, ये क्या कंप्राइज कर रहा है? हमारे कंपाउंड का खाली 10%। इसका मतलब पूरे कंपाउंड का मास कितना रहा होगा? इससे 10 गुना कितना हो जा रहा है? लेकिन दिस मास इज ड्यू टू कंपाउंड के कितने मोल्स, जो कि गिवन है क्वेश्चन में? 0.01। हेंस इससे कोरिलेट करके मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया सिंपली। ठीक है, ये वर्किंग थी यहाँ पे इस तरीके से। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला सॉल्व करा था। अब इसको सॉल्व करने के लिए, अब इसमें देखो कॉन्सेप्ट सिंपली लग रहा है आपका लिमिटिंग रिएजेंट वाला। आपको ये फिगर आउट करना है इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर पाओगे कि प्रोडक्ट आपका, ठीक है, कितने मोल्स बनना चाहिए, कितना उसका मास। तो लिमिटिंग रिएजेंट बनाने के लिए हमने क्या डिसाइड करा था कि एक अच्छा अप्रोच क्या रह सकता है, टेबल इसकी बना ले पहले। किस तरीके से दिखाई देगी टेबल बनाने के लिए? पहले क्या लिखना पड़ेगा आपको? बैलेंस केमिकल इक्वेशन इस रिएक्शन की, बिकॉज आपने देखा है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं डिटरमिन करने में। तो इक्वेशन किस तरीके से इसकी बनेगी? पहले तो ये रिएक्ट करके बना क्या दे रहे हैं? Al2O3, ये चीज। तो सिंपली इसकी बैलेंसिंग अगर ट्राई करें तो हम यहाँ पे 2 लिख दें, यहाँ पे 3/2। और या तो क्या कर सकते हैं, या तो यहाँ पे ले लें सीधा 4 और यहाँ 3 और यहाँ भी लगा दे 2, इस तरीके से। अब जो मास गिवन है, लेकिन इस टेबल में हमको क्या रखने हैं? मोल्स। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास वगैरह जैसे उसने दे ही रखा है सारा। तो ये कितने मोल आ रहे हैं? 3 मोल। वेराज ऑक्सीजन के अगर आप देखो 128 ग्राम्स के अंदर उसके मॉलिक्यूलर मास 32 से अगर आप डिवाइड करो कितने आ रहे हैं? 4 मोल। अब लिमिटिंग रीजन पता लगाने के लिए सिंपली अगर आप इसमें यूनिटरी मेथड लगा के देखो, आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमको क्या बता रही है कि जब 4 यूनिट कंज्यूम होते हैं आपके एल्यूमिनियम के, तो उसके साथ ऑक्सीजन कितने लगने चाहिए? 3 मोल। इसका मतलब अगर एल्यूमिनियम का खाली अगर 1 मोल होता आपके पास, तो ऑक्सीजन कितने लग रहे होते? 3/4 मोल। तो अब अगर आपके पास एल्यूमिनियम के एक्चुअली 3 मोल है, तो ऑक्सीजन चाहिए कितना? 9/4 या फिर 2.25 ले लो लेट्स से। अब इस वैल्यू को आप कंपेयर कर लिया करो इस वैल्यू से। रिक्वायरमेंट थी आपको सिंपली 2.25 मोल्स ऑक्सीजन की टू कंप्लीटली कंज्यूम दिस एल्यूमिनियम, लेकिन इससे ज्यादा ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट है। इसका मतलब इसको आप लेबल कर सकते हो एज योर एक्सेस रिएजेंट एंड योर एल्यूमिनियम इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। अब इसको आइडेंटिफाई करने का फायदा ये है कि अब हम श्योर है कि जो फाइनल वाली टेबल है उसमें इसकी वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि इसमें तो एग्जॉस्ट होना है। और ये कुछ नॉन जीरो वैल्यू बचेगी, पर वो इस क्वेश्चन में अभी इवेल्युएट करने की जरूरत है नहीं। हमको क्या पता लगाना है? प्रोडक्ट कितना बन रहा है आपके? 4 Al से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन कितने रहे थे? 2, उससे आधे मोल। तो अगर इसके 3 मोल कंज्यूम हुए तो उसके मोल बने कितने हैं? 1.5 मोल। और अब Al2O3 का मॉलिक्यूलर मास है कितना? कितना आ रहा है? 102 ग्राम पर मोल। तो इस कैलकुलेशन को अगर आप कंप्लीट करो, आंसर क्या हो जा रहा है? 51 × 3। ठीक है, ये रहेगा अप्रोच इस क्वेश्चन में इस तरीके से। एक आपका ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करा था। अब इसमें आपको दिख रहा है कि मोल कॉन्सेप्ट से जस्ट रिलेशन क्या है। एक बारी को आप ये भी कह सकते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बट जस्ट ये चीज जो हमने डिस्कस करी थी कि गैसेस के लिए एसटीपी पे उनकी वॉल्यूम को ही डायरेक्टली कोरिलेट कर देते हैं उनके मोल्स से। पर अगेन जैसे किसी भी मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में आइडियली स्टार्टिंग के वक्त क्या करना चाहिए? पहले
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन थोड़ा एक रेडी रहनी चाहिए। तो इस रिएक्शन को कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं? बेंजोइक एसिड कैसा दिखेगा? इस तरीके से सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ उसको रिएक्ट करवा रहे हैं, किसके साथ? NaHCO3। हमने देखा है कि जो आपका HCO3 माइनस है, दिस इज आपका प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है, वीक एसिड का एक कॉन्जुगेट बेस है, तो यहां से H प्लस ये एक्सेप्ट कर लेता है, तो बन क्या जाता है? सॉल्ट क्या बनती है आपकी? सिंपली सिल्वर, ये सॉरी सोडियम बेंजोएट प्लस ये जो हाइड्रोजन जाके यहाँ पे जुड़ा है क्या बन जाएगा? H2CO3। पर उसको लिखते कैसे हैं? अनस्टेबल होता है, H2O प्लस CO2। अब ये इक्वेशन आप देख रहे हो बैलेंस्ड ही है, ये सबका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 1 ही है इस इक्वेशन में। तो हेंस CO2 से कॉरेस्पॉन्डिंग जो डेटा गिवन है, ये अगर 11.2 लीटर बना है तो इसको मोल में कैसे ले जाएंगे? किससे डिवाइड कर ले? मोलर वॉल्यूम, स्टैंडर्ड जो है 22.4 लीटर्स पर मोल। तो ऐसे ये मोल बन जाएंगे। कितने हैं CO2 के मोल? आधा मोल है ये। तो इसका मतलब बेंजोइक एसिड का भी मोल रहा कितना होगा? आधा मोल मल्टीप्लाइड बाय इसका हमको देखना है मॉलिक्यूलर मास। इसके अंदर कार्बन आइटम कितने हैं? बेंजीन के 6 के अलावा एक बाहर ही, तो 7 इसके अंदर कार्बन आइटम है। ऑक्सीजन इसके अंदर कितने हैं? 2। बाकी ओवरऑल अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो, एक अनसैचुरेशन ये रिंग होने की वजह से है, सेकंड इसकी वजह से, थर्ड ये, फोर्थ ये जो डबल बॉन्ड्स है, और एक बाहर में भी होगी ये C डबल बॉन्ड हो। टोटल इसके अंदर 5 अनसैचुरेशन है। तो जो आपके 7 कार्बन के साथ आइडियली होने चाहिए थे मैक्सिमम कितने? 16 हाइड्रोजन, बट 5 अनसैचुरेशन लगाने के बाद बचेंगे कितने? खाली 6 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से आप इसका मॉलिक्यूलर मास भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। कितना आ जाएगा आपका? 7 कार्बन आपका प्लस ये हाइड्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन, तो कितना? 122 बन रहा है। आंसर क्या आ रहा है आपका? 61 ग्राम्स। इस तरीके से ये करना था। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अब ये क्वेश्चन आपका एक्चुअली अगर आप ध्यान दो, कोई बता सकता है क्वेश्चन कहाँ से? एनसीईआरटी का ही सॉल्व एग्जाम्पल है, पर आप हिस्टोरिकली अगर देखोगे सारे PYQ स्कैन करके, तो ये मल्टीपल ओकेजन्स पे रिपीट हो रहा है अक्रॉस मल्टीपल शिफ्ट्स विदाउट इवन चेंजिंग द डेटा। बार बार सेम क्वेश्चन आ रहा है, पर ये है क्वेश्चन किसका? मोलालिटी का। तो जैसे कि हमने डिसाइड करा था, इसको हम अपने उस वाले टेम्पलेट में फिट करके देखेंगे सॉल्व करके, ठीक है। अब हमारा टेम्पलेट क्या था कि इस तरह से हमको वैल्यूज को ये फिट करना है, ठीक, ये समझ आ रहा है। तो टोटल मास कैसे निकाले सोल्यूशन का? अगेन दूसरी चीज क्या याद करनी है कि अगर कहीं पे भी स्टक हो रहे हो क्वेश्चन में, तो क्या करना है? 1 लीटर सोल्यूशन अज्यूम करके बैठ जाना है इसमें। तो इसके साथ कौन सा डेटा कोरिलेट कर सकते हैं? क्वेश्चन में आप देखो दो ही चीजें आपको मदद करने के लिए दे रखी है, मोलैरिटी और डेंसिटी इसकी। पर एटलीस्ट ये पहला वाला स्टेप तो हम कर ही सकते हैं। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये मास कितना आ जा रहा है पूरे सोल्यूशन का, ये चीज। अब हमको ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। अब मास ऑफ सॉल्यूट या तो हम डायरेक्टली तब निकाल सकते थे अगर क्वेश्चन इस टाइप का होता कि उसमें क्या गिवन होता? मास परसेंटेज। पर इसके बजाय इसने इस बारी क्या प्रोवाइड कर रखा है? मोलारिटी। मोलारिटी को इंटरप्रेट ही कर लेते हैं। मोलारिटी का मतलब क्या होता है? 3 मोलर सोल्यूशन का मतलब है 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? 3 मोल किसके? NaCl। तो हम इस बार ये वाला डिब्बा पहले ही भर सकते हैं ना। NaCl के मोल कितने हो गए? 3। और यहां से हम बैक ट्रैक कर सकते हैं पूरा कि 3 मोल है तो उसका वजन कितना हो जाएगा? 3 इंटू उसका मॉलिक्यूलर मास क्या रहता है? 58.5। तो कितना आ जाता है ये? 175.5 ग्राम। ये वैल्यू आ जाएगी। इसको टोटल मास में से अगर एडजस्ट करो
तो सॉल्वेंट की वजह से कितना वजन आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से वैल्यू बन जा रही है 10 आपका 2474, ये वैल्यू बन रही है, ठीक है। इसको आप किलोग्राम्स में एक्सप्रेस करोगे तो क्या नंबर बन जाएगा, ये चीज। और अब ये दो नंबर आपको दोबारा कंबाइन करने थे। मोलालिटी वाज आपका 3 मोल NaCl है आपके पास सॉल्यूट, कितने किलो पानी में, 1.0745, ये चीज। अब ये इंटीजर टाइप नहीं था, MCQ था, तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है इसमें से, कौन सा पॉसिबल होने वाला है। 3 को जब आप 1 से स्लाइटली बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 3 से हल्का छोटा नंबर एक आना चाहिए, ना ही आंसर आपका एग्जैक्टली 3 होना चाहिए, ना ही इतना ज्यादा छोटा हो जाना चाहिए, ठीक है। क्या बन रहा है आंसर, एक 2.79, ठीक है। और ये वैल्यू आपको मोरलेस रट भी जाएगी, ये वैल्यूज में मेरे को भी इसलिए रटी हुई है, इतनी जल्दी जल्दी मैं ये लिखे जा रहा हूँ बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रखा है PYQs में, ठीक है। ये था, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करा था, क्या लग रहा है इसमें अप्रोच क्या बिठाई थी, मास परसेंटेज गिवन है, डेंसिटी आपको गिवन है, सॉल्यूट का हुलिया आपको पूरा नहीं बता रखा कि कौन है क्या है, नाम या फॉर्मूला कुछ नहीं दे रखा, लेकिन जो एक काम की जो चीज होती है उसका बस आपको मॉलिक्यूलर मास प्रोवाइड कर रखा है। तो ऐसे में क्या चीज है, टेम्पलेट जो हमारा था पूरा उस बेसिक टेम्पलेट में फिट कर रहा है। तो पहला स्टेप वाज सिंपली अज्यूमिंग आपका 1 लीटर सोल्यूशन। तो ऐसे में डेंसिटी से अगर आप कोरिलेट करो, ये डेटा अगर आप कंज्यूम करो तो मास क्या बन जा रहा है पूरे सोल्यूशन का, 1250 ग्राम्स ये। लेकिन इसके अंदर फिर हमने देखा था नेक्स्ट स्टेप क्या था कि आप मास सॉल्यूट का निकाल सकते हो, इट इज 70% ऑफ द इंटायर। तो सॉल्यूट का वजन कितना हो जाएगा, और मैं तो कह रहा हूं इस क्वेश्चन में कि ये चीज इवेल्युएट करके भी नहीं देखते, इसको अभी यहीं रहने देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, दोबारा हमको मोल्स में कन्वर्ट करना होता है उसके सॉल्यूट के। तो हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर मास है कितना, वो सेम नंबर ही है 70। तो जब इसको दोबारा जब 70 से डिवाइड करेंगे तो जस्ट रह कितने जाएंगे मोल, ये 12.5, और वही इसकी मोलारिटी होगी। लेकिन क्वेश्चन ये कैसे चाह रहा है, × 10⁻⁻1। तो आंसर आप सबमिट क्या करके आओगे, 125, ठीक है। और 13 आप गलत बता रहे हो, क्योंकि इसमें 0.5 वाले में सिली मिस्टेक होती है, इसको जब राउंड भी करते हैं तो क्या लॉजिक यूज करते हैं हम, कि पिछले वाला नंबर हमको इवन रिटेन करने का मन होता है। तो 12.5 राउंड होके 12 में ही जाता है, पर 13.5 राउंड होके 14 में चले जाता है। तो वाला पंगा लेकिन इन्होंने ले नहीं रखा है इस क्वेश्चन में, सिंपली उसका वो डिजिट ही बढ़ा दिया, 10⁻⁻1 के टर्म्स में आंसर मांग रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व करा था, क्या लॉजिक लग रहा है इसमें, ठीक है। मास परसेंटेज आपको गिवन है एसिड का, सोल्यूशन का, और फिर पूछ रहा है कितने वॉल्यूम में से आपको क्या चाहिए, 30 ग्राम्स ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो इस क्वेश्चन को सिंपली एक तरीका तो ये रह सकता है सॉल्व करने का, स्टार्टिंग में आप क्या करो, वेरिएबल क्या बना लो अपना, कि कितना वॉल्यूम आपको कितने ml वो सोल्यूशन चाहिए था, ये जो हमको सबमिट करना है। इसके बेसिस पे आप देखो उसने क्या दे रखा था आपको, डेंसिटी प्रोवाइड कर रखी थी, डेंसिटी डायरेक्ट कोरिलेट होती थी वॉल्यूम से, ठीक है। तो अब आपका जो मास है सोल्यूशन का, टोटल मास वो कितना हो जा रहा है, इसको 1.25 x ही ले लेते हैं अभी के लिए। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या, कि उसमें मास परसेंटेज वाला वैल्यू भी फिट करके हम क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूट का मास।
75% जो ये गिवन था क्वेश्चन में, इट इज 75% बाय मास। तो कितना हो जाएगा अब HNO3 का, ठीक है, जो मास प्रेजेंट है वो इतना हो गया, पर क्वेश्चन में गिवन है हमको एक्चुअली रिक्वायर्ड कितना है, निकालना था कितना, 30 ग्राम्स एक्सट्रैक्ट करना था। तो सिंपली इन दोनों चीजों को इक्वेट कर दें आपस में एंड सॉल्व फॉर x टू गेट द वैल्यू। तो क्या बन जा रहा है इसमें कैलकुलेशन, 1.25 को अगर ऐसे 5/4 कर लें, इसको भी 3/4 कर ले, एक ये 3 भी उड़ा दे, 10 हो गया, एक बार इससे भी उड़ा दे, क्या रह गया जस्ट यहाँ पे एक 2। तो x की वैल्यू क्या आ जा रही है आपकी, 2 × 4 × 4, कितना बन जा रहा है, इंटीजर टाइप नहीं है, क्या है, MCQ। क्या आंसर है इसमें, 32 वाला ऑप्शन आ रहा है। ये चीज करनी थी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट फिर ये क्वेश्चन, ये अटेम्प्ट करा था, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करें, बताओ अगेन कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है इस पूरे क्वेश्चन में, मेन कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, लिमिटिंग रीजन वाला फंडा है। तो लिमिटिंग रीजन वाले सॉल्व करने के लिए क्या रहता है, एक रिलायबल अप्रोच हमारा, टेबल बना के पूरा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख के, जो कि इसने प्रोवाइड पहले ही कर रखी है इक्वेशन तो हमको, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमने लिख दी टेबल में, लेकिन हमको रिक्वायर्ड क्या है, मोल्स, लेकिन उसने डेटा क्या प्रोवाइड कर रखा है स्टार्टिंग में, मास। तो उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। Fe3O4 का मास क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट मॉलिक्यूलर मास ही दे रखा है, ठीक है। ये वैल्यू आपको गिवन है, वेरास कार्बन मोनोऑक्साइड का भी सिंपली क्या नंबर है, यही नंबर है। तो दोनों केस में हम देख रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ मोल्स अगर लिखें तो कितने प्रेजेंट है, और ये देखो स्टाइल से इसमें खाली ग्राम्स अभी एलिमिनेट कर रहे हैं, किलो को आप छोड़ दो क्वेश्चन में, मेरा सजेशन रहेगा, बिकॉज एंड में भी जो आपको फाइनल आंसर भी देना है वो किस में देना है, किलोग्राम में। तो किलो को अभी सॉल्व करके यहाँ पे कोई एडवांटेज है नहीं खास। तो Fe3O4 हमारे पास है कितना, 10 किलो मोल। ऐसे ये देख रहे हैं ये भी कितना प्रेजेंट है, 10 किलो मोल। ये चीज समझ आ रही है। फिर इसमें अगर देखें लिमिटिंग रीजेंट अगर निकालना है तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है, एक के साथ ये 4 लगते हैं, तो 10 के साथ तो 40 चाहिए होते, उससे तो ये बहुत कम है। तो क्लियरली ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट रहा होगा इस क्वेश्चन में, ये एक्सेस रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे हम ट्रैक कर सकते हैं रिलायबली कि आयरन कितना बनेगा, फाइनल वाली टेबल में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब 4 से कितने बनते हैं, खाली 3 आयरन, 3/4 बनते हैं उससे। तो सिमिलरली यहाँ पे उसके कितने मोल्स बन जाएंगे, 7.5 किलो मोल, इस तरीके से। तो मोल्स इसके हमको पता चल गए, एंड इसी से हम मास निकाल सकते हैं, 7.5 किलो मोल मल्टीप्लाइड बाय इसका अगेन जो एटॉमिक मास दे रखा था, क्या चीज, 56 ग्राम्स पर मोल। अगेन बस इसमें मोल काटेंगे, ये किलोग्राम हमारे पास डायरेक्टली आ गया है, 56 को जस्ट आप मल्टीप्लाई कर दो 7.5 से, क्या नंबर बन जाएगा, ऐसे से करके इसको थोड़ा स्पीड अप कर सकते हैं। 420 आ जा रहा है इसमें आंसर, ठीक है। तो ये चीज है, 420 किलो बन रहा है ये आयरन यहाँ पे। क्लियर है वर्किंग। ये लिस्ट थी आपकी जनवरी क्वेश्चंस की। सिमिलरली अप्रैल वाला स्टार्ट करते हैं, इसमें ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर सोचो। ठीक है, क्या लग रहा है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए, अगेन इक्वेशन लिख के लिमिटिंग रीजन वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। इक्वेशन किस तरीके से दिख रही है हमको, लाइमस्टोन का क्या फॉर्मूला है, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन, ये हीट करके बन क्या जा रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड उसने दे ही रखा है फॉर्मूला,
CaO, और इसके साथ साथ क्या बन जाता है, CO2। इस तरीके से तो हमको स्टार्टिंग में वजन दे रखा है लाइमस्टोन का, उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, उसके मोल्स में। कैल्शियम कार्बोनेट का तो मॉलिक्यूलर मास काफी सुंदर सा होता है और हट ही जाता है, कितना होता है, 100। इस तरीके से तुम्हारे पास एक तरीके से क्या है, 1.5 किलो मोल्स हो गए ये। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या सजेस्ट कर रही है कि इसका जब एक कंज्यूम होता है वो भी कितना बनता है, एक ही। तो सेम रहेगा ये नंबर। कैल्शियम ऑक्साइड के भी मोल्स कितने बन रहे हैं, 1.5 किलो मोल्स आपके। इसका मतलब उसका मास कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाय इट्स आपका मॉलिक्यूलर मास। कैल्शियम ऑक्साइड का कितना हो जाएगा, 40 और 16, 56, ये चीज आ जाएगी। मोल से मोल कैंसिल, तो किलोग्राम में डायरेक्ट ही आंसर। तो 56 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा, इसमें 28 और ऐड कर दो आप, तो क्या लग रहा है ये 84 बन जाएगा। अब बस लास्टली क्या रह गया, जल्दबाजी में 84 ही अगर आप आंसर सबमिट कर दो, वहां पे ब्लेंडर हो सकता है। एक चीज जिसपे हो सकता है कम ध्यान जाए, बिकॉज कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में वो इन्वॉल्व है, दैट इज परसेंटेज यील्ड। अच्छा, इसमें मेरा एक सजेशन रहेगा कि इसको स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन में ना यूज करके सारे जो स्टेप्स हैं, जैसे इस क्वेश्चन में तो खाली एक ही रिएक्शन था, पर आगे जाके देखेंगे हम ऐसे भी क्वेश्चंस आपके रहते हैं जहाँ पे सीरीज ऑफ रिएक्शंस हो रहे होते हैं और उनकी इंडिविजुअल स्टेप्स पे अलग अलग परसेंटेज एफिशिएंसी दे रखी होती है। सो माय सजेशन इज उसको हर एक इंडिविजुअल स्टेप पे नहीं सॉल्व करना चाहिए, सारे जो फैक्टर्स हैं वो एक साथ आप एंड में लगा सकते हो। लेट्स से 3 स्टेप हो रहे हैं कि पहला स्टेप आपका 40% एफिशिएंट है, नेक्स्ट आपका 80%, उसके अगले वाला 70%। तो जो भी आप नॉर्मल कैलकुलेशन से आपका जो भी आंसर आ रहा है, उसको जस्ट एंड में आप सारे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो अपने आप एडजस्ट हो जाता है। तो इन दिस क्वेश्चन स्टेप एक ही था, क्या रह रहा है लास्ट में, 84 का हमको क्या करना है, 75%। 3/4 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या बन जा रहा है आंसर फाइनली, 63 किलोग्राम ये है। ठीक, नेक्स्ट अगर इसमें अगर देखते हैं, ये क्वेश्चन है, सॉल्व करा था, क्या लॉजिक, सोडियम आयोडाइड सोल्यूशन विद ये, ठीक है, इससे हम बना रहे हैं सिल्वर आयोडाइड बाय ट्रीटिंग इट विद सिल्वर नाइट्रेट। पहले इक्वेशन वगैरह ही लिख लेते हैं अपनी, किस तरीके से आ रही है, NaI प्लस AgNO3 इज गिविंग, आपका एक्वस पोर्शन क्या होगा, NaNO3 आपका सोडियम नाइट्रेट सॉरी, प्लस आपका प्रेसिपिटेट क्या है, AgI। रिसेंटली अभी सॉल्ट एनालिसिस में भी देखा था, ये क्या कलर आता है इसका, पेल येलो नहीं, कौन सा है ये, डार्क येलो वाला, पेल येलो फॉर AgBr। अच्छा, ये इक्वेशन बैलेंस्ड भी है कोइंसिडेंटली, पहले ही सारे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से 1 है। तो अब इसमें आप देखो, इसने डेटा हमको क्या क्या दे रखा था, अब पहले से ये बता के चल रहा है कि AgNO3 आपका एक्सेस में है, ये खत्म नहीं होने वाला है, इसलिए आपका लिमिटिंग रिएजेंट है कौन, NaI। तो इसके अगर हम मोल्स पता लगा ले तो डायरेक्टली वहां से पता लगा सकते हैं AgI के मोल्स, ठीक है। तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, अब मोल्स निकालने के लिए हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि आपके मोल्स इज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो मोल्स हम इसमें कह रहे हैं NaI के किसके बराबर रहने चाहिए, AgI के, एंड वो मोल्स हैं कितने, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। अब ये मोलैरिटी ही अननोन है NaI की जो हमको निकालनी है इस क्वेश्चन में, बाकी AgI का मॉलिक्यूलर मास कैसा हो रहा है, 108 प्लस आपका 127, तो कितना बन जा रहा है, 235, ठीक है, विच इज, अब ये थोड़ा सा यहाँ पे रहम नहीं करते हैं, आइडियली क्या दे देते नंबर यहाँ पे ऊपर 470 दे देते तो मैनेज हो जाता। तो इस तरीके से अब तो इस कैलकुलेशन को अभी लास्ट स्टेप में ही रिजॉल्व करते हैं सारा, ये सारा राउंडिंग भी तब तक हमको समझ आ जाएगा कैंसलेशन का स्कोप कितना है। तो इस इक्वेशन को लेकिन जस्ट अगर हम सॉल्व करें कि जो मोल्स है NaI के, दे आर इक्वल टू मोल्स ऑफ AgI, तो फाइनली क्या निकल रहा है इसमें,
x की वैल्यू क्या आ रही है, डिवाइडेड बाय 235 इस तरीके से। तो इसको भी यूज करके यहाँ का डेसिमल उड़ा ही सकते हैं। तो एक चीज ये समझ आ रही है, जो ये नंबर स्लाइटली 2 से जस्ट हल्का बड़ा नंबर आने वाला था, तो उसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1 से जस्ट हल्का बड़ा नंबर आप पे बचेगा, पर उसने नियरेस्ट इंटीजर मांगा था, तो आंसर क्या हो गया, 1। क्लियर है? इस तरीके से सॉल्व करना था ये। चलो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कंपाउंड था। अगेन वो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वाली चीजें हम थोड़ा यहाँ देखते जा रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला तो पहले बनाना पड़ेगा कंपाउंड का इन द मोस्ट एफिशिएंट वे। ठीक है, तो इसके अंदर ये पहले तो आपको ये दिख रहा है कि अलग अलग एटम्स प्रेजेंट कौन से हैं, कौन से एलिमेंट्स के। ठीक है, उसका एक लिस्ट बना रखा है। अब कार्बन इसमें दिख कितने रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से कार्बन कितने हो रहे हैं, 9। ऑक्सीजन आइटम कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन कितने दिख रहे हैं इसमें, 2। फ्लोरीन 1, आयोडीन 1। ठीक है, अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी इसमें समझ लेते हैं कितनी है। क्या लग रहा है यहाँ पे, एक ये रिंग है, इससे एक आएगा। ठीक है, फिर ये डबल बॉन्ड से दूसरा, ये जो रिंग है उससे तीसरा, ये चौथा डबल बॉन्ड, और ये पांचवा। 5 इसके अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी हमको अकाउंट फॉर करनी है। अगर अनसैचुरेशंस नहीं रहते और फॉरेन एटम्स भी अगर नहीं रहते, तो आइडियली 9 कार्बन के साथ हाइड्रोजन होने कितने चाहिए थे, 2n+2 वाला इसमें अगर आप फंडा लगाओ तो कितना, 20 हो जाने चाहिए थे आपके हाइड्रोजन। अब दूसरी चीज ये समझाओ, ऑक्सीजन जब आता है विदाउट इंड्यूसिंग एनी अनसैचुरेशन, नॉर्मली अगर एंटर करता है तो हाइड्रोजन एटम पे कितना फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं पड़ता है। जो कार्बन अपना ऐसा दिख रहा होता है, उसमें अगर ऑक्सीजन आ जाए बीच में और, तो सिंपली वो कैसे दिखने लगता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन आके सीमलेसली एंटर हो जाता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम से फर्क नहीं पड़ता है, तो इससे कोई इंपैक्ट नहीं है। फिर नाइट्रोजन अगर आता है तो इससे क्या फर्क पड़ता है, लेट्स से यहाँ पे अमीन बना लेते हैं, इसको सैचुरेटेड ही रखें। तो हम देखें नाइट्रोजन जब एंट्री करा, तो जहां पे इनिशियली पहले एक ही हाइड्रोजन था, वहां कितने हो गए, 2। तो हर नाइट्रोजन आने की वजह से हाइड्रोजन आइटम बढ़ते हैं, तो 2 नाइट्रोजन की वजह से कितने हाइड्रोजन आइटम बढ़ चुके होते हैं, 2। हाइड्रोजन जब आता है क्या होता है, एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, उस हाइड्रोजन को ही सब्स्टिट्यूट करके वो आता है, तो 2 हाइड्रोजन की वजह से क्या हो जाएगा, -2। ये तो आपस में कैंसिल ही हो गया। और 5 अनसैचुरेशन की वजह से और कितना रिडक्शन होगा हाइड्रोजन आइटम्स में, 10 का। तो ये पूरा अगर आप हिसाब लगाओगे एंड में कितने आएंगे हाइड्रोजन आइटम, 10। तो ये आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसे डेवलप कर सकते हो विदाउट इंडिविजुअली हैविंग टू काउंट कि कहाँ कहाँ हाइड्रोजन लगा है कहाँ नहीं लगा है। फिर इससे मॉलिक्यूलर मास इसका बना सकते हैं, कार्बन आइटम कितने थे, 9। हाइड्रोजन अपने पास 10, ऑक्सीजन 5, नाइट्रोजन 2, ये फ्लोरीन का मास 19 और आयोडीन का ये 127, ये भी एक एक इस तरीके से। तो क्या बन रहा है फाइनल नंबर, बताओ, 84, फिर ये 10 ऐड कर दो 94, फिर 80 ऐड कर दो 174, फिर 28 ऐड कर दो, कितना बन रहा है 202, और फिर उसमें कितना ऐड कर दो ये। ठीक है, इस तरीके से आ रहा है ये नंबर कितना, 146 इसमें, और 72 तो नहीं बना, कौन सा नंबर गलत लिखा है मैंने, स्टार्टिंग ही गलत कर रखी है। क्या होना चाहिए था, 108, और पहले मैंने क्या लिखा था इसकी जगह 84, तो 24 और इसमें ऐड कर देते, और कितना ऐड कर देते, 146। अब बन जा रहा है इस तरीके से आ रहा है 372। तो मांगा क्या है इसने, खाली 0.1 मोल, तो कितना वजन होगा 37.2, तो 10⁻⁻1 के टर्म्स में अगेन आपका घूम फिर के वही। पर इन सब क्वेश्चंस के थ्रू बेसिकली कॉन्सेप्ट आपको कौन सा स्ट्रेंथन करना है, आपका
डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वाला, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वाला, ये जो कि आगे जाके ऑर्गेनिक में हम देखेंगे एक्सटेंसिवली यूज होगा। यहाँ पे तो आपका एक तरीके से क्वांटिटेटिव हो गया एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक की मोल्स वगैरह, लेकिन ऑर्गेनिक में हमने देखा है कि यही आपके अनसैचुरेशन की मदद से हमको क्वालिटेटिवली भी कमेंट करना पड़ता है कि क्या कंपाउंड था, एल्कीन था वगैरह वगैरह। इस तरह से ये एक अच्छा देखो क्वेश्चन ये गिवन है, ये आपने देखा होगा, ये टिपिकल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है जो ये आ रहे होते हैं कि किसके अंदर आइटम ज्यादा है, किसके अंदर कम है। अब क्या लग रहा है आपको कि इस क्वेश्चन के पीछे मतलब लॉजिक क्या है, फंडा क्या है, यही वाला क्वेश्चन क्यों दिया है? एलिमेंट्स ऐसे चूज करने की कोशिश करिए जो आपको, ठीक है, जिससे आप डिमोरलाइज हो जाओ, थोड़ा डिस्करेज हो जाओ कि इनके तो मेरे को एटॉमिक मास ही नहीं पता, तो जज कैसे करेंगे। तो फिर भी लेकिन आप इसमें एफर्ट किस तरीके से डाल सकते हो, थोड़ा पीरियोडिक टेबल में इनकी रफली आप पोजिशनिंग देख सकते हो, एंड उसके बाद फिर हम एक क्या जनरल आइडिया लगा लेंगे कि पीरियोडिक टेबल में जितना भी एलिमेंट हमने देखा है, जितना ज्यादा बॉटम राइट की तरफ खिसका होगा, जितना अपने पीरियड में आखिरी की तरफ होगा और ग्रुप में नीचे की तरफ होगा, उतना ही उसका एटॉमिक मास ज्यादा रहा होगा। तो इस बेसिस पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स आपके हैं कौन से, नाम तो एटलीस्ट पता होना ही चाहिए, अगर एटॉमिक मास नहीं भी पता हो। पीओ क्या है? पोलोनियम। पीआर कहाँ पढ़ते हो आप, कौन से ब्लॉक में इसको? एफ ब्लॉक में। नहीं पढ़ते हो? प्रेजियोडिमियम ऐसे करके इसका नाम है, इस तरीके से। पीबी क्या है आपका? लेड या फिर प्लम्बम। एंड लास्ट एलिमेंट कौन है? प्लैटिनम। पोलोनियम कौन से ग्रुप में आता है, किस फैमिली में है ऑक्सीजन की? ग्रुप 16 में। और कहाँ आता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम आखिरी में आता है। और जो ये फिफ्थ दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली स्टार्ट ये सेकंड पीरियड से ही हो जाता है, ऑक्सीजन तो ये सिक्स्थ पीरियड हो गया ये। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट वगैरह जहां लगता है आपका। ऐसे ही आप देखो, ये एफ ब्लॉक का है आपका, पहली सीरीज का, तो पीरियड कौन सा हो जाएगा? 4F कहाँ लाया करता है? सिक्स पीरियड में। और इसका ग्रुप होता कौन सा है? ये भी एक पॉपुलर क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें लोग फंस जाते हैं। एफ ब्लॉक के जो सारे एलिमेंट्स हैं, सबका एक ही ग्रुप है, वो कौन सा ग्रुप है? थर्ड ग्रुप है। ठीक है, स्कैंडियम आपका आता है, उसके नीचे आपका गिट्रियम, उसके नीचे आपका जो लैंथनम और एक्टिनियम है, उसी सेम ग्रुप में ही तो मान के चलते हैं सारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, तो इट इज स्टिल ग्रुप 3 ओनली। ऐसे ही आप देखो, लेड आपका कौन सा ग्रुप? कार्बन वाली फैमिली में सबसे नीचे का मेंबर, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, तो अगेन ये कौन सा हो गया पीरियड? छठा ही हो गया। सिमिलरली आप देखो प्लैटिनम, प्लैटिनम को आप कैसे याद रखते हो? निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम। अब निकल का ग्रुप कौन सा होता है? जिंक से दो पहले वाला, जिंक का याद रखना चाहिए 12, तो इसका मतलब कॉपर 11 और निकल 10। और सिमिलरली आप देखो, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम में आप देखो, निकल इज 3D सीरीज। ठीक है, और डी सबशेल में हमने देखा है एक शेल का लैग होता है, 3D भर रहा होता है फोर्थ पीरियड में। तो ऐसे ही आपका जो 4D 5D है, 5D भर का रहा है सिक्स पीरियड में। तो अब क्या लग रहा है, सबसे बॉटम राइट वाला एलिमेंट कौन सा होगा जिसका पीरियड नंबर सबसे बड़ा हो और ग्रुप नंबर सबसे बड़ा हो? पीरियड तो ये सबका सेम है, पर सबसे ज्यादा राइट में खिसका हुआ एलिमेंट कौन सा लग रहा है? पोलोनियम। पूछ क्या रहता है? हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स। हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स के लिए सबसे हल्का एलिमेंट चाहिए होगा, ऑपोजिट लॉजिक लगा लेते हैं, कौन सा? ये। तो आप आंसर ये दे सकते हो इसमें विदाउट नोइंग कोई भी एटॉमिक मास। ठीक है, इस तरीके से इसमें अप्रोच लगा लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इस पॉइंट पे पॉज कर सकते हो। ये क्वेश्चन करा था। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखो, क्यों बनाया ये क्वेश्चन इन्होंने, क्या चीज एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पीपीएम के अंडर कॉन्फिडेंस की वजह से आप ये क्वेश्चन छोड़ दो। ठीक है, बाकी इसमें एज सच कुछ है नहीं खास। ठीक है, तो FeSO4 खाने में डाल डाल के वो इनडायरेक्टली क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, वो आयरन का।
तो स्टार्टिंग में तो एक जस्ट कंजर्वेशन ऑफ मास वगैरह भी जो हम पढ़ते रहते हैं, आइडियली लिखो तो ये लॉजिक लगा सकते हैं ना, कि जितना मास है आयरन का वीट में, वो सारा सारा आ कहाँ से रहा है, फ्रॉम आयरन प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ठीक, तो कंपाउंड का अब अगर हम बोलें कि एक्स ग्राम्स हमने डाला है, ठीक है, वो कह रहा है मास इन ग्राम्स ऑफ FeSO4 रिक्वायर्ड, उसी को अगर अननोन मान ले एक्स ग्राम्स, तो ये चीज हो गई। अब ग्राम से हमने देखा किस में जाते हैं, मोल में, ठीक है, पर इस कंपाउंड के ग्राम से इसके मोल में जाने के लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ जा रहा है, ये भी डायरेक्टली दे रखा है क्या, ये तो कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, 56 और ये सल्फेट का 96, तो कितना हो जाएगा, 1 आपका 52, इस तरीके से अगर देखो, ठीक। और 7H2 कितना हो जाएगा, 7 × 18, 70 और 56 आपका कितना, 126, इस तरीके से। तो क्या बन जा रहा है ये ठीक लग रहा है, ये बन गए अपने क्या, FeSO4 के मोल्स। अब जितने FeSO4 के मोल्स हैं उतने ही मोल होंगे आयरन के। ये कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, ये इंसर्ट मैंने ये डाल रखा था यहाँ पे, एक क्वेश्चन मार्क, क्या चीज यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, कि इसके जितने मोल हैं वही मोल इसके बराबर है, वैन डॉफ फैक्टर नहीं, ये वही लेसर नोन नाम है जो भूल जाते हैं हम बीच बीच में, क्या रहता है ये, अभी याद आ रहा है थोड़ा, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, ठीक है, कि सिंस इसके पूरे मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एटम है आयरन का, तो इनके आपस में मोल्स बराबर होंगे। ठीक, आयरन के मोल्स पता चल गए, इस तरीके से हमको ये मोल्स FeSO4 के थे वो भी इससे कैंसिल हो गए, वी आर नाउ एट मोल्स ऑफ आयरन। फिर फाइनली किससे मल्टीप्लाई कर दें, आयरन के एटॉमिक मास से, राइट। तो ये LHS पे हो गया मास आयरन का कमिंग फ्रॉम दिस कंपाउंड, और RHS पे हमको कितना पता था, कितना प्रेजेंट है, 150 किलो आपके गेहूं में कितना, एट द रेट ऑफ 12 ppm। 12 ppm को सिंपली कैसा लिखें, ये चीज, तो नाउ यू जस्ट नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर x। क्या बन जा रहा है आंसर इसमें, x इज इक्वल टू, यहां से थोड़ा 10 की पावर्स आप एडजस्ट कर लो तो क्या बन रहा है, और इस साइड से क्या क्या आ रहा है, एक 56 से डिवाइड हो रहा है, और 278 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये चीज नियरेस्ट इंटीजर में ये देना है। 100 तो चलो रिटेन कर ही लेते हैं, क्या लग रहा है क्या क्या कट सकता है इसमें, बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा कैंसिलेशन, 14 और 6 हो जा रहा है, चलो 3 7, इससे ज्यादा तो नहीं रिजॉल्व हो रहा ना। तो एक इस पॉइंट पे जाके क्या कर सकते हैं, हिम्मत करके थोड़ा क्या कटवा दें, 139 को ही कटवा देते हैं 7 से, कितना लिख दे डायरेक्ट, 20। इतना तो कॉन्फिडेंस है ना कि इससे आपका नियरेस्ट इंटीजर पूरा तो नहीं खिसक गया होगा ना। तो अब इस पॉइंट पे क्या क्या नंबर्स रह जा रहे हैं, 3 × 15 आपका 45, 45 × 20 कितना हो जाएगा, 900। 900 को डिवाइड करेंगे 100 से तो क्या बन रहा है अपना, ठीक है, आ रहा है समझिए, ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, करा था ट्राई क्वेश्चन, क्या अप्रोच, ठीक है, इस तरीके से। अब बैलेंस इक्वेशन तो दे रखी है, तो भैया लिमिटिंग रीजन वगैरह यहाँ से पता लगा ले हम, इक्वेशन तो दे ही रखी है उसी को डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। मास दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, कितने बन जा रहे हैं, 10 मोल। वेराज HCl के मोल कैसे निकाल रहे हैं हम, यूजिंग मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, तो उसकी वैल्यू क्या बन जा रही है, 0.76 मोलर ये जो दे रखा है, और वॉल्यूम क्या दे रखी है, 1/4 लीटर ये, तो ये क्या बन रहा है,
19/100। HCl के मोल कितने आ गए? खाली 0.19। तो अब ये तो दिख रहा है क्लियरली कि इनमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन रहा होगा? इसके 10 मोल है और इसके खाली 0.19 है, तो क्लियरली यहाँ पे HCl लिमिटिंग रिएजेंट है। तो इसके टर्म्स में हम ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक करना किसको है? CaCl2 कितना बन रहा है। इनका आपस में क्या रेशियो है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का? ये 2:1। लिमिटिंग रिएजेंट आ रहा था अपना HCl, मोल कितने हैं CaCl2 के? हाफ ऑफ द मोल्स ऑफ HCl, तो कितना हो गया? इसका मतलब मास के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दें इसको? कैल्शियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा मास? 40 + 71 कितना? 111। ये चीज तो ये तो अपने MCQ फॉर्म में है। तो आंसर क्या लग रहा है अप्रोक्सीमेटली? इसको मैं अगर 5 ही कर लूं हिम्मत करके, 5 × 2 को भी 10 कर लूं और इससे काट दूं, तो 11.1 से नियरेस्ट कौन लग रहा है? ऑप्शन तो सारे सफिशिएंटली दूर दूर है, तो इसी ऑप्शन है इस केस में आपका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, ठीक, क्वेश्चन पढ़ लिया। मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन लग रहा है, पर इसको यहीं पे करेंगे हम, ठीक है। बिकॉज इसमें भी आप देखो वही वाले कॉन्सेप्ट्स दोबारा यूज करके कि एज सच रिएक्शंस का इतना बर्डन नहीं है। रिएक्शन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको दिख रहा है। अल्कोहलिक KOH और हीट से क्या होता है? डिहाइड्रो हैलोजनेशन। क्या स्पेसिफाई कर रहा है कौन सा प्रोडक्ट? मेजर प्रोडक्ट आपका सेट्जेफेल्कीन, इस केस में ज्यादा स्टेबल। तो ये Br कौन सा हाइड्रोजन के साथ निकलेगा? इस वाले या इस वाले? बीच वाले। तो यहाँ पे आ गया आपका डबल बॉन्ड। तो ये P जो है आपका कंपाउंड, वो दिख कैसा रहा है? यही है, 5 कार्बन इसमें। एंड डबल बॉन्ड बिल्कुल बीचों बीच। नहीं, किस तरफ में? ठीक, ये बन गया आपका मॉलिक्यूल। फिर इसमें आप जब आप Br2 ऐड कर रहे हो, ये कौन सा रिएक्शन है? इस तरीके से अनसैचुरेशन का टेस्ट करने के लिए भी जो हम डालते थे, तो इस डबल बॉन्ड की जगह दोनों तरफ, ठीक है, एंटी एडिशन जो आपका होता है, क्या लग जाएंगे? Br और Br। ये चीज क्लियर? तो ऐसे में एसेंशियली हुआ क्या, स्टार्टिंग पॉइंट से अगर आप कंपेयर करो, तो आपका जस्ट एक हाइड्रोजन की जगह एक Br आपका जुड़ गया इस मॉलिक्यूल में, ठीक। तो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था? 151 ग्राम्स ऑफ दिस कंपाउंड। 2 ब्रोमो पेंटेन का फॉर्मूला आप कैसे लिखोगे? C5H11 Br। ये ऐसे दिख रहा है सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। एक हाइड्रोजन की जगह आपका एक वो जो ब्रोमीन आ रखा है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है? मॉलिक्यूलर मास आपका बन रहा है इसमें कितना? 151 ही बन रहा है एग्जैक्ट। इसका मतलब इनिशियल जो आपके पास कंपाउंड था वो था कितना प्रेजेंट? 1 मोल। और इसमें अगर आप देखो, तो इसका मतलब आपके Q के भी कितने ही मोल बन रहे हैं? एक ही बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो अलग अलग एफिशिएंसीज भी दे रखी है प्रोसेस की, तो इनको आप एक साथ ही मल्टीप्लाई कर सकते हो लास्ट में। 1 मोल और आपका 80% और 100%। तो Q जो आपका बन रहा है वो बन कितना रहा है एक्चुअली? 0.8 मोल। ये चीज क्लियर? अब जो Q बन रहा है उसका फॉर्मूला क्या है इस फॉर्मूला के कंपैरिजन में? C5H10Br2। तो इसके मॉलिक्यूलर मास की अगर बात करें, तो ये 151 में से एक हाइड्रोजन उड़ा दे, 150, और एक ब्रोमीन ऐड कर दे, कितना हो जाएगा? तो इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दे यहाँ पे,
कि मोल्स तो इसके आ ही रखे हैं, तो अब इसका मास पता लगा सकते हैं। कितना बता रहे हो आप? ये नंबर कितना बन जा रहा है? 46 का 4 टाइम्स। ठीक है, 176 तो नहीं लग रहा। ठीक है, 160 और 24, 184 आ रहा है। ठीक है, और एग्जैक्टली वैसे ही मांगा है उसने। ठीक, इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा? 184 सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसका आंसर देखें। मास ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ये इतना। अगेन आपका ये एसटीपी कैलकुलेशंस ये सब चल रहे हैं इसमें विद डाइल्यूट HCl। इक्वेशन लिखोगे कैसे इसको फिल अगर करो? 1 mg के साथ कितने HCl लगते हैं टू फॉर्म, प्लस हाइड्रोजन भी कितना, वो दोनों उस तरीके से। तो ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। एंड HCl दे रखा है एक्सेस में, इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? Mg है। ठीक, अब इसको इस बार रिवर्स हमको ये ट्रैक करना है। 1 mg से कितना बन रहा है H2? एक ही। अब H2 के मोल्स तो गिवन है ना क्वेश्चन में, इनडायरेक्टली उसकी वॉल्यूम गिवन है। किस नंबर से डिवाइड कर दें इसको सिंपली? ठीक है, 22.4 लीटर आपका ये 22400, ये नंबर भी याद करके इसको चला करो आप। तो ये बन रहा है। तो इस तरीके से एक तो इसके आ गए हमारे पास मोल, तो यही सेम नंबर होगा कि मोल्स जो मैग्नीशियम के कंज्यूम हो रहे हैं। एंड फिर फाइनली मास कैसे निकालोगे आप मैग्नीशियम का? उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके एटॉमिक मास से। तो क्या बन रहा है कैलकुलेशन? मैग्नीशियम का एटॉमिक मास आपका ये 24। तो है तो ये MCQ में। ठीक, एंड मिलीग्राम्स के टर्म्स में अगर आंसर देखना चाहें हम डायरेक्टली, तो एक ये चीज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सफिशिएंटली दूर दूर है, तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा इस सिनारियो में कि अगर आप ऐसे करो 22 इंटू 24 अपॉन 2 से स्लाइटली बड़ा नंबर, 11 टाइम्स इसका देखेंगे तो कितना आ रहा है? 264 इसके आसपास। ठीक है, और ये नंबर एक्चुअली 2 से बड़ा है, तो आंसर हमारा 264 से हल्का छोटा। तो यही है आपका सी ऑप्शन। इस तरह से आप इसको ये सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में पहले पॉज कर लो, फिर इसकी वर्किंग देखें। क्या लॉजिक लगाना है इस क्वेश्चन में? आइडियल अप्रोच क्या लग रही है? अब ये वाले जो आपके क्वेश्चंस हैं, अगेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब आप कंबस्ट कर रहे हो, तो सारा कार्बन उसमें से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? CO2 में। तो इन दोनों के आपको वजन आपको दे रखे हैं। CO2 के मास से आप क्या कर सकते हो, क्या डेवलप कर सकते हो? उसका मोल्स बना सकते हो। कितने बन जा रहे हैं? और मिली को अगर रिटेन करके हम चले फॉर द टाइम बिंग, तो क्या बन रहा है? 5 मिलीमोल्स, इस तरीके से ये। ठीक है, तो अब अगेन POAC लगाए हैं। CO2 से एक ही कार्बन आइटम आता है, तो कार्बन के भी मोल्स कितने हो गए? तो इससे आप कार्बन का वजन निकाल सकते हो। एटॉमिक मास कितना? 12 मल्टीप्लाई करके कितना बन जा रहा है आपके पास? 60 मिलीग्राम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द ओरिजिनल कंपाउंड कितना? 500 मिलीग्राम। तो परसेंटेज के टर्म्स में ये कितना हो जा रहा है? कितना? 12%। ठीक है, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। सो दिस चैप्टर इज डन। इसको आप टिक मार्क कर सकते हो क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए रेडी है। सेशन यूजफुल लगा तो लाइक जरूर करना। अगला चैप्टर हम ये वाला डिस्कस करेंगे ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, तो इसको अपने कैलेंडर्स में मार्क कर लो। ऑल्सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि वीडियो मिस ना हो जाए।
keep pushing, don't give up. Let's meet in the next class and let's go for Jeet.